नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक सड़क पर, जहां हमेशा की तरह भीड़ थी, शोर था और हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त था। लेकिन उसी भागती दौड़ती भीड़ के बीच एक पल ऐसा आया जब समय थम गया। एक छोटी सी बच्ची ने एक भिखारिन की ओर इशारा किया और बोली, पापा देखो, मम्मी। और उसके इन मासूम शब्दों ने एक अमीर, प्रतिष्ठित और सफल माने जाने वाले व्यक्ति की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। ऐसा क्या था उस भिखारिन में जो उस छोटी बच्ची को अपनी मां जैसी लगी? और ऐसा क्या था उस अमीर आदमी के बीते हुए कल में जो आज उसके सामने आ खड़ा हुआ? अब सवाल यह नहीं है कि झूठ किसने बोला या गलती किससे हुई। असली सवाल यह है कि क्या कभी सच कहां भी गया था या फिर सच को जानबूझकर दफन कर दिया गया। जब इस कहानी के पर्दे उठेंगे और छुपी हुई परतें खुलेंगी तो आप भी खुद से यही सवाल पूछेंगे, क्या हम सच में अपनों को पहचानते हैं? तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक भावुक सफर नहीं है बल्कि एक रहस्यमय यात्रा भी है। एक ऐसी प्रेरणादायक दास्तान जिसमें प्यार है, पछतावा है, पहचान है और सबसे बढ़कर एक छुपा हुआ सच। वाराणसी की भीड़ भाड़ भरी गलियों में सुबह की धूप अपनी पूरी चमक के साथ उतर चुकी थी। गंगा के किनारे बसे इस प्राचीन शहर में हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर तैयारियों की हलचल थी। बड़े बड़े पोस्टर, साउंड सिस्टम की जांच, माइक टेस्टिंग, सभी कुछ इस बात का संकेत दे रहे थे कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। आज शहर में एक खास आयोजन था। खन्ना चैरिटी ट्रस्ट की ओर से एक विशेष कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था निर्धन बच्चों के लिए एक स्कूल की नींव रखना। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे अभिषेक खन्ना, एक सफल उद्योगपति, करोड़ों की संपत्ति के मालिक और एक प्यार करने वाले पिता। लोग उन्हें एक आदर्श पुरुष मानते थे जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी जिंदगी में एक अधूरी कहानी थी, एक ऐसा राज जो उनके दिल के किसी कोने में दफन था। वो था सिया। मर्सिडीज की चमचमाती गाड़ी से उतरते ही अभिषेक की छवि कैमरों में कैद हो गई। उनके साथ थी उनकी नन्ही सी बेटी अन्नू, जो अब 5 साल की हो चुकी थी। अन्नू की आंखों में वाराणसी की चकाचौंध देखकर एक अलग ही चमक थी। घाट पर लोग जुटने लगे थे। पत्रकार अपने कैमरे संभाल रहे थे और सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे थे। अभिषेक ने एक पल के लिए चारों ओर देखा। हवा में कुछ अजीब सा था। घाट के किनारे बैठे भिखारियों की ओर उनकी नजर गई। अचानक उनमें से एक महिला ने चेहरा छिपा लिया। अभिषेक का मन अशांत हो गया। उन्होंने खुद को संयमित किया, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पापा देखो, कितने सारे लोग हैं, अन्नू ने चहकते हुए कहा। अभिषेक ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराए, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। अन्नू उनकी दुनिया थी, उस अधूरे अतीत का इकलौता प्रकाश जो अब भी उनकी जिंदगी को दिशा देता था। परंतु वह अतीत आज सामने आ खड़ा हुआ था। अन्नू अचानक गंभीर हो गई। उसकी आंखें घाट की ओर टिक गईं। उसने धीरे से अभिषेक का हाथ खींचा और फुसफुसाई, पापा, वह भिखारिन मम्मी जैसी दिखती है। अभिषेक का दिल एक धड़कन के लिए थम गया। क्या कहा तुमने? उन्होंने झुककर पूछा। अन्नू ने घाट पर बैठी एक महिला की ओर इशारा किया। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, धूल सना चेहरा। और फिर उसने जो कहा, उसने अभिषेक की आत्मा तक झकझोर दी। उसके हाथ पर वही निशान है, वही जो आपकी दराज में छिपी तस्वीर में है। उस एक पल में अभिषेक की पूरी दुनिया हिल गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से उस दिशा में देखा और उनकी निगाहें उस महिला से टकराईं। एक क्षण को समय जैसे ठहर गया। वही गहरी भावुक आंखें जो अभिषेक के सपनों में आती थीं, वही होंठ, वही चेहरे के हाव भाव जिन्हें वे कभी नहीं भूल पाए थे। और हां, उसके बाएं हाथ पर वही जन्मजात निशान जो सिया के हाथ पर था। लेकिन यह असंभव था, क्योंकि सिया तो मर चुकी थी।
अभिषेक के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। उनके कान में एक तेज आवाज गूंजने लगी, उनका सिर चकराने लगा और अचानक उनके मुंह से एक नाम निकला, सिया। और वे वहीं दशाश्वमेध घाट पर दर्जनों लोगों के सामने गिर पड़े। भीड़ में हलचल मच गई, कई लोग चिल्लाने लगे, सुरक्षाकर्मी दौड़ कर आए। अन्नू रोने लगी, चिल्लाती हुई, मम्मी फिर से चली गई, मम्मी फिर से चली गई। अभिषेक के निजी ड्राइवर गोपाल ने तुरंत अपने मालिक को सहारा दिया। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, लेकिन भीड़ में जब उस महिला ने अभिषेक को गिरते देखा तो वह डर गई। उसने अपना चेहरा छिपाया और भागने लगी, लोगों के बीच से रास्ता बनाती हुई, अपने पीछे सिर्फ धूल का बादल छोड़ती हुई। कुछ ही मिनटों में अभिषेक को पास के अस्पताल ले जाया गया। गोपाल ने गाड़ी इतनी तेजी से चलाई जैसे उनकी जान इस पर निर्भर हो। अन्नू अभी भी रो रही थी, अपने पिता के बगल में बैठी हुई, उनका हाथ पकड़े हुए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अभिषेक धीरे धीरे होश में आए। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी अपनी बेटी को ढूंढना। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा, अन्नू। अन्नू लपक कर उनके पास आई। पापा, आप ठीक हैं? अभिषेक ने धीमे स्वर में पूछा। वह औरत? राजेश ने सिर झुका लिया। वो भाग गई साहब। फिर अन्नू की मासूम दृढ़ आवाज गूंजी, पापा, मैं सच कह रही हूं, उसके हाथ पर वही निशान था, बिल्कुल वैसा ही। अभिषेक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने खुद से कहा, लेकिन वह तो मर गई थी। नोएडा की विशाल खन्ना हवेली में रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। अभिषेक अपने विशाल शयन कक्ष में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वाराणसी की वह भिखारिन उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वह चेहरा, वह आंखें और सबसे बढ़कर वह निशान, बिल्कुल सिया जैसा। अभिषेक ने अपने नाइट लैंप को जलाया और बिस्तर से उठ गया। उसने कमरे में कदम रखा, लेकिन अचानक रुक गया। उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो। उसने सावधानी से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर भी वह अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या यह महज उसका वहम था या घर में वाकई कोई था? अभिषेक ने अपना सिर हिलाया। शायद थकान का असर था, या फिर सिया की याद उसे परेशान कर रही थी। सिया। उसने धीरे से उस नाम को दोहराया जो पिछले 5 वर्षों से इस घर में वर्जित था। अभिषेक ने खिड़की की ओर देखा, जहां चांदनी रात को चांदी के रंग में डुबो रही थी। उसे याद आया कि कैसे सिया चांदनी रातों में छत पर बैठकर तारे देखना पसंद करती थी। वह कैसे दिवाली पर दिए जलाकर पूरे घर को रोशनी से भर देती थी। वह कैसे होली के रंगों में नहाकर बच्चों जैसी खुशी से झूम उठती थी। फिर उसे याद आया कि सिया कैसे नर्वस ब्रेकडाउन के बाद अचानक बदल गई थी। कैसे वह अजीब अजीब बातें करने लगी थी, परिवार के खिलाफ आरोप लगाने लगी थी। कैसे उसके पिता राज खन्ना ने कहा था कि उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। और फिर वह आग जिसने उस नर्सिंग होम को जलाकर राख कर दिया था जहां सिया को रखा गया था। अभिषेक अपने अध्ययन कक्ष में गया और एक छिपे हुए सेब को खोला। उसमें एक बक्सा था जिसे उसने 5 वर्षों से नहीं खोला था। उसके अंदर सिया की चीजें थीं, उसकी चूड़ियां, उसका मंगलसूत्र और एक फोटो जिसमें वह अन्नू के साथ अस्पताल के बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। अन्नू तब सिर्फ कुछ दिनों की थी। बक्से में एक पत्र भी था, सिया का आखिरी पत्र, जो उसने नर्सिंग होम जाने से पहले लिखा था। अभिषेक ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं जब उसने सिया के शब्द पढ़े। मेरे प्रिय अभिषेक, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं वापस नहीं आई हूं। याद रखना कि मैंने हमेशा तुमसे और अन्नू से प्यार किया है। अभिषेक ने गौर किया कि पत्र की लिखावट अजीब थी, थरथराती हुई, जैसे सिया ने इसे किसी दबाव के प्रभाव में लिखा हो। और फिर उसकी नजर पत्र के एक कोने पर पड़ी, जहां एक वाक्य लिखा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगर एक दिन हमारी बेटी मुझे भूल जाए
तो कम से कम तुम अपने वादे को याद रखना। कौन सा वादा? अभिषेक ने खुद से पूछा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने सिया से क्या वादा किया था, या शायद उसने वादा किया था और फिर भूल गया था। सिया के अंतिम दिनों में जब वह पागल हो रही थी, अभिषेक ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। क्या वह एक गलती थी? अचानक अभिषेक को एक चीज याद आई। अन्नू ने कहा था कि भिखारिन के हाथ पर वही निशान था जो सिया के हाथ पर था, लेकिन अन्नू तो अपनी मां को कभी जानती ही नहीं थी। वह तो सिर्फ कुछ हफ्तों की थी जब सिया को नर्सिंग होम भेजा गया था। फिर अन्नू को कैसे पता था कि सिया के हाथ पर क्या निशान था? अभिषेक तेजी से अन्नू के कमरे की ओर बढ़ा। वह आराम से सो रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सिया जैसा दिख रहा था। अभिषेक ने उसके बालों को धीरे से सहलाया और सोचने लगा, क्या अन्नू ने वाकई सिया को पहचान लिया था या यह सिर्फ एक संयोग था? सुबह होते ही अभिषेक ने अपने ड्राइवर गोपाल को बुलाया। गोपाल परिवार के साथ पिछले 20 वर्षों से था और सिया को बचपन से जानता था। गोपाल, क्या तुमने उस औरत को देखा था, वह जिसे अन्नू ने पहचाना? अभिषेक ने पूछा। गोपाल ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। हां साहब, मैंने देखा था, लेकिन क्या? अभिषेक ने तीखे स्वर में पूछा। साहब, वह बहुत दूर थी और मैं ठीक से नहीं देख पाया, गोपाल ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आंखें अभिषेक की नजरों से मिल नहीं रही थीं। अभिषेक को शक हुआ कि गोपाल कुछ छिपा रहा है। गोपाल, अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, क्या वह सिया हो सकती है? गोपाल ने अपना गला साफ किया और धीरे से कहा, साहब, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस रात के बाद कभी सिया मैडम का शव नहीं देखा। हमें सिर्फ बताया गया था कि आग में। अभिषेक का दिल धड़कने लगा। क्या यह संभव था? क्या सिया वाकई जिंदा थी? उसी दिन दोपहर में अभिषेक अपने पिता राज खन्ना से मिलने गया। राज खन्ना अब 80 के दशक में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने खन्ना साम्राज्य का निर्माण किया था। वह अपने विशाल अध्ययन कक्ष में बैठे थे, जहां दीवारें पुरानी किताबों और कीमती कलाकृतियों से सजी थीं। अभिषेक, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो, राज खन्ना ने अपने बेटे को देखते हुए कहा। अभिषेक ने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आया। पिताजी, मुझे एक सवाल पूछना है। क्या सिया वाकई उस आग में मर गई थी या मुझसे कुछ छिपाया गया था? राज खन्ना का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं और अभिषेक को घूरा। फिर उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। तुम्हें अचानक यह सवाल क्यों सूझा बेटे? मैंने कल वाराणसी में एक औरत देखी। अन्नू कहती है कि वह सिया जैसी दिखती है, अभिषेक ने कहा, अपने पिता की प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हुए। राज खन्ना ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, क्या तुम भूल गए हो कि हमने सिया को क्यों भर्ती कराया था? अभिषेक ने कड़कड़ाते हुए जवाब दिया, वह पागल नहीं थी, वह बस। राज खन्ना अपनी लाठी को फर्श पर पटकते हुए गरजे, वह हमारे परिवार को बर्बाद कर रही थी। वह हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगा रही थी। वह हमारे दुश्मनों के साथ मिल गई थी। अभिषेक हैरान रह गया। उसने अपने पिता को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? सिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। राज खन्ना शांत हो गए, फिर अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास चले गए। बिना अभिषेक की ओर देखे उन्होंने कहा, तुम कभी सच के लायक नहीं थे। अपने पिता के कठोर शब्दों से स्तब्ध अभिषेक ने तुरंत फैसला किया कि उसे उस क्लिनिक का दौरा करना होगा जहां सिया को भर्ती कराया गया था। वह जगह जहां कथित तौर पर वह भयानक आग लगी थी। उसने अपनी कार की चाबियां उठाई और गोपाल को बुलाया। हम शांति निवास जा रहे हैं, उसने घोषणा की। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे अभिषेक ने किसी भूत का नाम ले लिया हो। साहब, क्या आप सुनिश्चित हैं वह जगह 5 साल से बंद है? गोपाल ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अभिषेक ने उसकी आंखों में एक अजीब भय देखा,
कुछ ऐसा जो एक साधारण ड्राइवर की चिंता से कहीं ज्यादा लग रहा था। क्या गोपाल भी कुछ जानता था? क्या वह भी इस षड्यंत्र का हिस्सा था? अभिषेक ने अपने दिमाग से यह विचार झटक दिया, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। हम अभी जाएंगे, अभिषेक ने दृढ़ता से कहा। गोपाल ने सिर झुकाया और गाड़ी निकालने चला गया। अभिषेक ने अन्नू को दादी के पास छोड़ने का इंतजाम कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इस दर्दनाक यात्रा का हिस्सा बने। शांति निवास दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित था। एक बहुत ही महंगा विश्राम गृह जो मुख्य रूप से अमीर परिवारों के उन सदस्यों के लिए था जिन्हें समाज से दूर रखना था। जब वे वहां पहुंचे तो अभिषेक को एक खंडहर जैसी इमारत दिखाई दी। दरवाजे पर एक जंग खाया हुआ बोर्ड लटका था, प्रवेश निषेध, न्यायिक जांच के अधीन संपत्ति, न्यायिक जांच। अभिषेक ने पढ़ा, एक भौं उठाते हुए। यह किसने शुरू की? गोपाल ने गाड़ी पार्क की और इधर उधर देखा। साहब, क्या आप वाकई अंदर जाना चाहते हैं इस जगह? अभिषेक ने उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या चिंता है गोपाल? तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे हम कोई अपराध करने जा रहे हैं। गोपाल ने अपना गला साफ किया। साहब, आपको यह सब याद करना जरूरी है क्या? अभिषेक ने उसे घूर कर देखा। क्या याद करना? सिया की मौत या उससे पहले क्या हुआ था? वह गोपाल की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना टूटे हुए गेट की ओर बढ़ गया। गोपाल ने एक लंबी सांस ली और उसके पीछे चला गया। शांति निवास जमाने का मारा एक भव्य महल था। कभी यह हरियाली और फूलों से घिरा होता होगा, लेकिन अब यहां सिर्फ सूखे पेड़ और जंगली झाड़ियां थीं। टूटी खिड़कियां उन्हें खाली आंखों से घूर रही थीं। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन एक टूटी हुई खिड़की से वे अंदर घुस गए। अंदर धूल और जली हुई लकड़ी की गंध थी। एक बार शानदार रहे फर्नीचर अब सिर्फ कोयले के ढेर थे। अभिषेक ने एक सीढ़ी देखी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। मुझे याद है कि सिया को तहखाने में एक विशेष कमरे में रखा गया था, उसने धीरे से कहा। उन्होंने कहा था कि वहां शांति थी, कोई शोर नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वे उसे छिपाना चाहते थे। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे। तहखाने में जलने के निशान कम थे, लेकिन यहां भी सब कुछ बिखरा पड़ा था। अभिषेक ने फ्लैशलाइट जलाई और एक लंबे गलियारे में चल पड़ा। अंत में वे एक दरवाजे पर पहुंचे जिस पर 205 लिखा था, सिया का कमरा। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य उसके दिल को चीर गया। यह कमरा पूरी तरह जल चुका था। सिर्फ कुछ धातु के टुकड़े और एक बिस्तर का फ्रेम बचा था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। छत से प्लास्टर के टुकड़े गिर रहे थे। अभिषेक ने फर्श पर कुछ चमकता देखा। उसने झुककर देखा। यह एक कंगन था, एक चूड़ी जिसे उसने सिया की शादी के दिन दिया था। उसने इसे उठाया। उसकी आंखें भर आईं। हमने गुप्त रूप से शादी की थी, उसने गोपाल से कहा, जो चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था। मेरे पिता को पता नहीं था, वे कभी नहीं मानते। सिया एक साधारण परिवार से थी और मेरे पिता चाहते थे कि मैं किसी बड़े व्यापारिक घराने में शादी करूं। अभिषेक ने कमरे में चारों ओर देखा। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने हमारी शादी को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सिया को कभी पसंद नहीं किया। अचानक अभिषेक को फर्श पर एक और चीज दिखाई दी, एक जला हुआ डायरी का पन्ना। उसने इसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की। अधिकांश शब्द जल चुके थे, लेकिन कुछ पंक्तियां अभी भी पढ़ी जा सकती थीं। मैं वादा करती हूं, अन्नू को बचाऊंगी। वे उसे भी मेरी तरह मुझे बाहर निकलना होगा। अभिषेक ने सिया को विदा किए हुए पल को याद किया। उसे अस्थिरता के कारण इलाज के लिए लाया गया था। सिया रो रही थी, चिल्ला रही थी कि उसे वहां मत छोड़ो, लेकिन अभिषेक ने अपने पिता की बात मान ली थी, यह विश्वास करके कि यह उसके भले के लिए था। मैंने सिया को कभी अस्थिर नहीं देखा था। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? अभिषेक ने खुद से पूछा, हाथ में चूड़ी को घुमाते हुए। गोपाल खड़ा था, अभिषेक को दुख में देखते हुए। उसका चेहरा पीड़ा से भरा था।
साहब, उसने धीरे से कहा, मुझे आपको वर्षों पहले बताना चाहिए था। अभिषेक ने तेजी से ऊपर देखा। क्या बताना चाहिए था गोपाल? गोपाल ने गहरी सांस ली। मैडम सिया, वे उस दिन आग में नहीं मरी। अभिषेक का दिल धड़क गया। क्या? तुम क्या कह रहे हो? मैंने उन्हें देखा था आग लगने के बाद, गोपाल ने कहा। उसकी आंखें अब आंसुओं से भर गई थीं। वे पीछे के दरवाजे से भाग रही थीं, लेकिन मुझे किसी ने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया था। अभिषेक ने गोपाल के कंधे पकड़ लिए। उसकी आंखों में आशा और क्रोध एक साथ जल रहे थे। किसने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा? गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपके पिता ने, साहब, और डॉक्टर अरोरा ने, वे जो क्लिनिक चलाते थे। अभिषेक ने अचानक एक और चीज याद की। सिया के बारे में रिपोर्ट लिखने वाले डॉक्टर, वे उसके पिता के करीबी मित्र थे। क्या यह सब एक बड़ा षड्यंत्र था? लेकिन अगर वह जिंदा थी तो वह वापस क्यों नहीं आई? अभिषेक ने पूछा। अब उसकी आवाज में क्रोध था। अन्नू के लिए, मेरे लिए? गोपाल ने अपने आंसू पोंछे। मुझे नहीं पता साहब। मैंने सोचा था कि वे वापस आएंगी, लेकिन वे कभी नहीं आई। अभिषेक ने फिर से कमरे में देखा और इस बार उसकी नजर दीवार पर एक निशान पर पड़ी। वह पास गया और देखा कि वहां कुछ खरोचा गया था। उसने फ्लैशलाइट को करीब किया और पढ़ा, मैं वापस आऊंगी अन्नू, माफ करना अभिषेक। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिया जिंदा थी और उसने सोचा था कि अभिषेक ने उसे धोखा दिया था, लेकिन क्यों? क्या उसके पिता ने उससे भी कुछ छिपाया था? अचानक उसका फोन बज उठा। यह उसकी मां थी जो अन्नू के साथ थी। अभिषेक, जल्दी घर आओ। उसकी मां की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सिया की मां यहां आई है और वह अकेली नहीं है। गोपाल के खुलासे से हिले हुए अभिषेक ने फैसला किया कि उसे क्लिनिक के पुराने कर्मचारियों को खोजना होगा। सिया के बारे में सच्चाई जानने का यही एकमात्र तरीका था। गोपाल ने बताया कि उसे एक पुरानी नर्स का पता है, निर्मला, जो अब जयपुर में रहती है। वह मैडम सिया की बहुत देखभाल करती थी। गोपाल ने कहा, उसे निकाल दिया गया था क्योंकि वह डॉक्टर के निर्देशों का पालन नहीं करती थी। अगली सुबह अभिषेक जयपुर के लिए निकल पड़ा। उसका दिल अजीब सी उम्मीद और डर से भरा था। रास्ते में उसने गोपाल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह वाकई सिया थी जिसे हमने वाराणसी में देखा? गोपाल ने अपनी नजरें सड़क पर गड़ा दी। एक पल के लिए अजीब सा मौन छा गया। कुछ ऐसा था जो वह कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। अभिषेक ने महसूस किया कि गोपाल अभी भी कुछ छिपा रहा है। शायद वह अभी भी किसी से डरता है, या शायद वह अभिषेक को किसी बड़े सदमे से बचाना चाहता है। यह शांति कितनी भी अस्थायी क्यों ना हो, अभिषेक ने इसे तोड़ना नहीं चाहा। जयपुर के एक छोटे से मोहल्ले में उन्होंने निर्मला का घर ढूंढ लिया। यह एक छोटा सा मकान था जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। निर्मला, जो अब 60 के दशक में थी, ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी करुणा से भरी थीं। जब अभिषेक ने अपना परिचय दिया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। खन्ना साहब, उसने हैरानी से पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? अभिषेक ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के बारे में जानने आया हूं। सिया के बारे में? निर्मला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। फिर उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर निर्मला ने चाय बनाई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी, उसने धीरे से कहा। अभिषेक ने सिया की एक तस्वीर निकाली। क्या आप मेरी पत्नी की देखभाल करती थीं? निर्मला ने तस्वीर देखी और उसकी आंखें भर आईं। हां, उसने कहा, आवाज भारी होते हुए। वह बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार, लेकिन उन्होंने हमें निर्देश दिए थे कि उनकी बातें न सुने। निर्मला ने अपने आंसू पोंछे। मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं उन्हें अतिरिक्त खाना देती थी। वे इतनी कमजोर हो गई थीं
अभिषेक का दिल दर्द से भर गया। क्या सिया को वाकई मानसिक समस्याएं थीं? निर्मला ने अपना सिर जोर से हिलाया। कभी नहीं, वह बिल्कुल स्वस्थ थी। वह एक मां थी जो अपनी बच्ची को याद करती थी। वह एक पत्नी थी जो अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन उन्हें कुछ पता चल गया था, कुछ ऐसा जिसे उन्हें नहीं जानना चाहिए था। अभिषेक ने आगे झुककर पूछा, क्या आपके पास कोई सुराग है? कुछ भी जो मुझे समझने में मदद करे कि क्या हुआ था? निर्मला उठी और एक पुरानी अलमारी के पास गई। उसने नीचे के दराज से एक नोटबुक निकाली जिसका कवर जला हुआ था। यह सिया मैडम की डायरी है, उसने कहा अभिषेक को देते हुए। मैंने इसे आग के बाद बचाया था। मैं वर्षों से इसे छिपाए रखी हूं क्योंकि मुझे डर था, लेकिन अब आपको इसे देखना चाहिए। अभिषेक ने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिया के सुंदर हस्ताक्षर में लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन सच्चाई जिंदा रहनी चाहिए। अगले कई घंटों में अभिषेक ने डायरी के हर पन्ने को पढ़ा, कभी कभी आंसुओं से अंधा होकर, कभी क्रोध से कांपते हुए। सिया ने विस्तार से लिखा था कि कैसे उसे जबरदस्ती वहां लाया गया था, कैसे उसके ससुर ने उसे अस्थिर घोषित कर दिया था क्योंकि वह परिवार के अवैध व्यापार का खुलासा करना चाहती थी। सिया ने लिखा था, मुझे पता चला कि राज खन्ना नकली दवाओं का कारोबार चला रहे हैं। उनके अस्पताल में गरीब मरीजों को नकली दवाएं दी जा रही हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने अभिषेक को बताने की कोशिश की, लेकिन वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। वह अपने पिता पर शक नहीं कर सकता। अभिषेक ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। वह याद कर रहा था कि कैसे सिया ने उससे बात करने की कोशिश की थी और कैसे उसने उसकी बातों को हिस्टेरिकल और पैरानॉइड मान लिया था। वह अपने पिता पर कैसे शक कर सकता था? डायरी के आगे के पन्नों में सिया ने अपनी बेटी के बारे में लिखा था, अपने डर के बारे में कि उसे भुला दिया जाएगा, और अंतिम पन्नों में उसने एक योजना का वर्णन किया था, एक नर्स की मदद से भागने की योजना, जो दुर्भाग्य से आग लगने के कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में मर गई थी। डायरी के अंत में एक जल्दी में लिखा हुआ और आधा मिटा हुआ वाक्य था, अगर किसी को यह मिले तो कृपया मेरी बेटी को बताना कि मैंने उसे बड़ा होते देखने के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी। अभिषेक ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं तुम्हें ढूंढूंगा सिया, उसने खुद से वादा किया, भले ही कोई और न चाहे। निर्मला ने उसे एक और कागज दिया। यह आखिरी चिट्ठी है जो सिया ने लिखी थी आग से पहले। हमें इसे आपको देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन डॉक्टर अरोरा ने इसे रोक लिया। मैंने इसकी एक प्रतिलिपि ले ली थी। अभिषेक ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय अभिषेक, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं शायद चली गई हूं। मैं तुम्हें माफ करती हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बारे में झूठ बताया गया है। तुम्हारे पिता ने हमारे परिवार को तोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी। अगर मैं बच गई तो मैं अन्नू के लिए आऊंगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूं और मैं तुम्हें भी अब भी प्यार करती हूं, भले ही तुमने मुझे निराश किया है। अभिषेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिया को इतना बुरी तरह से निराश किया था। वह उसकी रक्षा करने में विफल रहा था। निर्मला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह आपकी गलती नहीं थी खन्ना साहब। आपके पिता बहुत शक्तिशाली हैं। वे किसी को भी झुका सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। अभिषेक ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं उनका बेटा था। मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए था। निर्मला ने एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि सिया मैडम जिंदा है, उसने धीरे से कहा। आग के दिन सब कुछ इतना बिखरा था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने उन्हें पीछे के दरवाजे से निकलते देखा था, एक आदमी के साथ। मैंने सोचा था कि वह भागने में सफल हो गई, लेकिन फिर डॉक्टर अरोरा ने घोषणा कर दी कि वह मर गई है। अभिषेक ने निर्मला से पूछा, क्या आपको कोई अंदाजा है कि वह कहां गई होगी? निर्मला ने सोचा। वह अक्सर वाराणसी के बारे में बात करती थी। वहां एक पुराना मंदिर है
जहां वह बचपन में जाती थी। वह कहती थी कि अगर वह कभी खो जाएंगी तो वहीं मिलेंगी। अभिषेक के दिमाग में एक याद कौंधी। सिया उसे एक छोटे से मंदिर के बारे में बताती थी जहां उसकी मां उसे ले जाती थी। क्या आपको उस मंदिर का नाम पता है? निर्मला ने अपना माथा सिकोड़ लिया। शायद काल भैरव मंदिर, मुझे ठीक से याद नहीं है। अभिषेक उठ खड़ा हुआ, नई उम्मीद से भरा हुआ। वह जानता था कि उसे अब क्या करना है। धन्यवाद निर्मला जी, उसने कहा। उसकी आवाज में नया संकल्प था। आपने मुझे अपनी पत्नी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। जब वह जाने के लिए मुड़ा, निर्मला ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक और बात, उसने कहा। उसकी आवाज अब धीमी थी। सिया मैडम की मां सरला जी, वह भी इस सब के बारे में जानती है। आग के बाद वह क्लिनिक आई थी अपनी बेटी को ढूंढने, लेकिन आपके पिता ने उन्हें धमकाया, उन्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए। शायद अब वह बोलने को तैयार हो। अभिषेक ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको पता है वह कहां रहती हैं? मुझे लगता है वह अभी भी बनारस में ही रहती हैं, गंगा के किनारे एक छोटे से घर में, निर्मला ने जवाब दिया। अभिषेक ने गोपाल को फोन करके कहा कि वे तुरंत बनारस के लिए निकले। उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी थी। लेकिन जब वह निर्मला के घर से बाहर निकला, तभी उसको अपनी मां की बात याद आई, जो उन्होंने फोन पर बताई थी कि सिया की मां यहां आई है और वह अकेली नहीं है। अभिषेक खन्ना ने गोपाल से कहा, गाड़ी तेज चलाओ। जयपुर से नोएडा का सफर, जो आमतौर पर 4 घंटे का होता है, उसे वे 3 घंटे में पूरा करना चाहते थे। अभिषेक के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। सिया की मां यहां क्यों आई थी और वह किसके साथ आई थी? क्या यह संभव था कि नहीं, वह ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था। गोपाल ने गाड़ी की गति बढ़ाई, लेकिन अभिषेक ने ध्यान दिया कि वह बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब अभिषेक ने पूछा तो गोपाल ने बस इतना कहा, सावधानी बरत रहा हूं साहब। लेकिन उसकी आंखों में जो चिंता थी वह साफ दिख रही थी। क्या गोपाल को डर था कि राज खन्ना के लोग उनका पीछा कर रहे हैं? क्या कुछ और था जिसे वह अभी भी अभिषेक से छिपा रहा था? अभिषेक को अचानक एहसास हुआ कि जिन लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वे ही उससे सबसे बड़े राज छिपा रहे थे। जब वे खन्ना हवेली पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। बड़े लोहे के गेट से गुजरते हुए अभिषेक ने महसूस किया कि आज यह घर अजनबी सा लग रहा था, जैसे यह किसी और का घर हो जिसमें वह महज एक मेहमान है। ड्राइववे में एक पुरानी मारुति कार खड़ी थी, निश्चित रूप से सिया की मां की। जैसे ही अभिषेक ने घर के अंदर कदम रखा, उसने एक बुजुर्ग महिला को सोफे पर बैठे देखा। सरला देवी, सिया की मां, सीधी कमर के साथ बैठी थीं। उनके चेहरे पर एक सख्त भाव था। वे पिछले 5 सालों में बहुत बूढ़ी हो गई थी। उनके काले बालों में अब चांदी के धागे थे। उनके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें, वे आंखें बिल्कुल सिया की तरह थीं, तीक्ष्ण और भावुक। अभिषेक की मां सुनीता एक कोने में बेचैन खड़ी थी। अभिषेक, तुम आ गए? उन्होंने कहा। सरला ने धीरे से अपना सिर उठाया और अभिषेक को देखा। उनकी आंखों में घृणा के साथ दर्द का मिश्रण था। आखिरकार दामाद जी, 5 साल बाद आपको मेरी बेटी की याद आ गई, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में तीखा व्यंग्य था। अभिषेक ने कदम आगे बढ़ाया। सरला जी, मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था? सरला एकदम से उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज अब ऊंची थी। यह कि आपने अपनी पत्नी को पागल घोषित करवा दिया, या यह कि आपके पिता ने उसे चुप करवाने के लिए यह सब किया? सीढ़ियों से अन्नू की आवाज आई। पापा, आप आ गए? वह नीचे की ओर दौड़ी, लेकिन जब उसने एक अजनबी महिला को देखा तो रुक गई। ये कौन है पापा? उसने पूछा, सरला की ओर देखते हुए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सरला का चेहरा नरम पड़ गया जब उन्होंने अन्नू को देखा, अपनी पोती को, जिसे उन्होंने पिछले 5 सालों में नहीं देखा था। यह तुम्हारी नानी है अन्नू,
अभिषेक ने धीरे से कहा, तुम्हारी मां की मां। अन्नू ने उत्सुकता से सरला को देखा। मेरी मां? वही जिसे मैंने वाराणसी में देखा था। सरला के चेहरे पर एक भावुक मुस्कान आ गई। हां बेटी, उन्होंने कहा और फिर अभिषेक की ओर देखा। तुम्हारी बेटी ने सिया को पहचान लिया। अभिषेक, एक बच्ची जिसने अपनी मां को कभी जाना ही नहीं, उसने उसे पहचान लिया। लेकिन तुम, जिसने उससे शादी की थी, तुमने उसे भुला दिया। अभिषेक ने अपने आंसू रोके। मैंने उसे कभी नहीं भुलाया सरला जी। मुझसे झूठ बोला गया था। मुझे बताया गया था कि वह मर गई है। सरला ने तिरस्कार से कहा। और तुमने बिना किसी सबूत के यह मान लिया? तुमने अपनी पत्नी की लाश भी नहीं देखी, फिर भी तुमने मान लिया कि वह मर गई? या यह तुम्हारे लिए आसान था? एक पागल पत्नी से छुटकारा पाना और आगे बढ़ना। सुनीता ने बीच में हस्तक्षेप किया। बस करो सरला, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। नहीं मां, अभिषेक ने कहा। सरला जी ठीक कह रही हैं। मैंने सिया को छोड़ दिया। मैंने उसकी रक्षा नहीं की और अब मैं जानता हूं कि वह जिंदा है। सरला की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम्हें पता चल गया? अभिषेक ने सिर हिलाया। मैंने निर्मला से बात की। वह नर्स जो क्लिनिक में थी, उसने मुझे सिया की डायरी दी। मुझे पता चला कि मेरे पिता ने क्या किया था, क्यों सिया को वहां भेजा गया था। सरला ने गहरी सांस ली और धीरे से सोफे पर बैठ गई। तुम्हारे पिता ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी अभिषेक, और तुम्हारे पिता ने ही मेरे पति को भी मरवा दिया। अभिषेक हैरान रह गया। क्या मतलब? तुम्हारे पिता जब मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, सरला ने कहा, मेरे पति ने विरोध किया। वह पुलिस के पास जाना चाहते थे। 1 हफ्ते बाद वह एक दुर्घटना में मारे गए। एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ड्राइवर कभी नहीं मिला। अभिषेक को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में एक मुक्का मारा हो। ओ भगवान! सरला जी, मुझे नहीं पता था। बेशक तुम्हें नहीं पता था, सरला ने कहा। तुम अपने बड़े घर में, अपनी दौलत में, अपने पिता की छाया में खुश थे, जबकि मेरी बेटी और मैं। सरला जी भावुक हो गई। अन्नू, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, पूछ बैठी, तो मेरी मां कहां है? क्या वह वापस आएंगी? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सरला ने अन्नू को देखा और फिर अभिषेक को। तुम्हारी मां जिंदा है अन्नू, उन्होंने धीरे से कहा। और हां, वह वापस आना चाहती है, लेकिन वह डरती है। किससे? अभिषेक ने पूछा। मुझसे, सरला ने सीधे जवाब दिया। वह डरती है कि तुम फिर से उस पर विश्वास नहीं करोगे। वह डरती है कि तुम्हारे पिता उसे फिर से दूर भेज देंगे। वह डरती है कि तुम्हारे परिवार की ताकत उसे फिर से कुचल देगी। अभिषेक गहरे दर्द से भर गया। मैं अब अलग हूं सरला जी। मैंने सच्चाई जान ली है। मैं सिया से मिलना चाहता हूं, उससे माफी मांगना चाहता हूं। सरला ने अभिषेक को लंबे समय तक देखा, उसके चेहरे के हर भाव का अध्ययन करते हुए कहा, तुम्हारे शब्द अच्छे हैं अभिषेक, उन्होंने अंततः कहा, लेकिन सिया ने तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करके पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। अन्नू अपनी नानी के पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। प्लीज नानी, मुझे मेरी मां से मिलवाओ ना, प्लीज। सरला की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी पोती के बालों को धीरे से सहलाया। तुम बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती हो अन्नू, वही आंखें, वही मुस्कान। अभिषेक ने धीरे से कहा, सरला जी, मैं वादा करता हूं, इस बार मैं सिया की रक्षा करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि वह कहां है। सरला ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। सिया ने आग से पहले एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए थी अभिषेक, लेकिन मैंने इसे कभी तुम्हें नहीं दिया। मैं मानती थी कि तुम सिया की माफी के लायक नहीं थे। अभिषेक ने हाथ बढ़ाकर लिफाफा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। सरला जी अन्नू को देखते हुए आगे बोली, लेकिन अब देखकर लगता है कि यह बच्ची अपनी मां की आंखों से दुनिया को देख रही है। मुझे लगता है कि शायद अब तुम इसे पढ़ने के लायक हो। अभिषेक ने धीरे से लिफाफा खोला और सिया के नाजुक हस्ताक्षर में लिखे शब्द पढ़े।
जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंत में वह घुटनों पर गिर पड़ा, अपने हाथों में चिट्ठी को थामे हुए। क्या लिखा है पापा? अन्नू ने पूछा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। अभिषेक ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से बोला, तुम्हारी मां ने लिखा है, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो जानना कि मैंने तुम्हें तब भी प्यार किया जब तुमने मुझे धोखा दिया। मैं कभी पागल नहीं थी, लेकिन मुझे चुप करा दिया गया क्योंकि मैं बहुत कुछ जानती थी। और फिर चिट्ठी के अंत में एक पता लिखा था, वाराणसी के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त मंदिर का। अभिषेक ने चिट्ठी को अपने दिल के पास रखा और खुद से वादा किया, अगर वह जिंदा है तो वह वहीं होगी। अभिषेक ने अपनी कार की चाबियां उठाई और चलने के लिए मुड़ा। अब वाराणसी जाने का समय आ गया था। सिया की चिट्ठी में दिए गए पते से उसे पता चला था कि वह कहां होगी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना परित्यक्त मंदिर, जिसे स्थानीय लोग चुपके माता का मंदिर कहते थे। यह वही जगह थी जहां सिया अपनी मां के साथ बचपन में आया करती थी। पापा, मैं भी चलूंगी, अन्नू ने कहा। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था जो अभिषेक को सिया की याद दिलाता था। अभिषेक ने अन्नू की आंखों में देखा। उन आंखों में एक ऐसी उम्मीद थी जिसे वह तोड़ना नहीं चाहता था। एक पल के लिए उसे शक हुआ, क्या 5 साल की बच्ची को इस यात्रा पर ले जाना सही होगा? यदि सिया वहां ना मिली, या यदि वह वहां हो लेकिन हमसे मिलना नहीं चाहती हो, तो क्या यह अन्नू के लिए एक और आघात ना हो? लेकिन फिर उसने सोचा कि यह मां बेटी का मिलन भी तो हो सकता है, और वह अन्नू को इस अवसर से वंचित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने हामी भर दी। गोपाल ने गाड़ी निकाली और वे वाराणसी के लिए निकल पड़े। सिया की मां सरला पीछे बैठी थी। वे चुप थीं, अपनी उंगलियों से एक पुराना मंगलसूत्र छू रही थी। अन्नू अपने सीट बेल्ट में बंधी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हम मां से मिलने जा रहे हैं, वह बार बार खुद से दोहरा रही थी, जैसे इन शब्दों को यकीन दिलाना चाहती हो। वाराणसी पहुंचने में उन्हें लगभग 8 घंटे लगे। जब वे शहर में प्रवेश कर रहे थे तो सूरज ढलने लगा था। गंगा नदी के पानी को सुनहरा रंग दे रहा था। अभिषेक ने पते का अध्ययन किया और गोपाल को शहर के बाहरी इलाके की ओर निर्देशित किया, जहां छोटे छोटे घर और झोपड़ियां बिखरी हुई थीं। मंदिर शहर के छोर पर स्थित था, एक छोटी सी पहाड़ी पर, पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ। यह एक छोटा सा मंदिर था जिसकी दीवारें अब जंगली बेलों से ढकी हुई थीं। प्रवेश द्वार पर एक टूटी हुई मूर्ति थी, एक देवी की, जिसके हाथ में एक कमल था। यही है, सरला ने धीरे से कहा। सिया हमेशा कहती थी कि यदि वह कभी खो जाए तो वह यहीं आएगी, क्योंकि यहां के देवता चुपके से सभी की सुनते हैं। वे कार से उतरे। अभिषेक का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सिया वाकई यहां होगी? और अगर होगी तो क्या वह उससे बात करना चाहेगी? क्या वह उसे माफ कर सकेगी? जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, अभिषेक ने देखा कि वहां कुछ लोग थे, बेघर लोग, जो मंदिर के आसपास के छोटे छोटे झोपड़ों में रहते थे। वे अजनबियों को देखकर उत्सुकता से देख रहे थे। माफ करें, अभिषेक ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। क्या आप यहां एक औरत को जानते हैं? उसके हाथ पर एक निशान है। उसने अपने हाथ पर जगह दिखाई। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हाथ वाली मैडम, उसने कहा, जिससे अभिषेक का दिल उछल गया। वह यहां रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले गायब हो गई। गायब हो गई? अभिषेक ने हैरानी से पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। कहां गई? बुजुर्ग ने अपने कंधे उचकाए। कौन जाने, वह अक्सर आती जाती रहती है। वह अकेली रहना पसंद करती है, लेकिन वह एक अच्छी औरत है। हमारे बच्चों को पढ़ाती है, बीमारों की देखभाल करती है। अभिषेक ने सिया की एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे दिखाई। क्या यह वही है? बुजुर्ग ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाया। हां, यही है, बिल्कुल वही चेहरा, हालांकि अब थोड़ा
थका हुआ है। फिर उसने अभिषेक को देखा। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। आप कौन हैं? उनके रिश्तेदार? मैं उसका पति हूं, अभिषेक ने कहा। उसकी आवाज में एक त्रासदी थी। बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। पति? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि उनका कोई पति है। अन्नू आगे आई और बोली, और मैं उनकी बेटी हूं, अन्नू। हम उन्हें ढूंढने आए हैं। उसकी छोटी आवाज में गर्व था। बुजुर्ग ने अन्नू को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब समझा, इसीलिए वह हमेशा फूलों से बात करती थी। वह कहती, एक दिन मेरी छोटी परी मुझे ढूंढ लेगी। अभिषेक की आंखें भर आईं। क्या आप जानते हैं कि वह कहां मिल सकती हैं? बुजुर्ग ने मंदिर की ओर इशारा किया। वह अक्सर वहां बैठती हैं, देवी के सामने। शायद वह वापस आएंगी। अभिषेक, अन्नू और सरला मंदिर के अंदर गए। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक देवी की मूर्ति थी। कमरे में धूप, अगरबत्ती की गंध थी और कुछ ताजे फूल रखे हुए थे। अन्नू मंदिर के अंदर खोजबीन कर रही थी। एक टूटे हुए वेदी के पीछे गई और चिल्लाई, पापा देखो! उसने अचानक कहा और एक रुमाल उठाया। उस पर लिखा हुआ था, सिया खन्ना। अभिषेक का दिल धड़क गया। उसने वह रुमाल अपने हाथों में ले लिया। यह वही रुमाल था जो उसने सिया को उनकी पहली वर्षगांठ पर दिया था। इसका मतलब था कि वह यहां थी। हाल ही में जब वे मंदिर से बाहर निकले, अभिषेक ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा था। वह तेजी से मुड़ा और मंदिर के पीछे एक आकृति देखी। एक महिला जिसका चेहरा एक दुपट्टे से ढका हुआ था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वह महिला पीछे हट गई और झाड़ियों के बीच गायब हो गई। वहां कोई है? अभिषेक चिल्लाया और उस दिशा में दौड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो कोई भी नहीं था। सिर्फ हवा में हिलते पत्ते और एक छोटी सी पगडंडी जो जंगल में जाती थी। अभिषेक वापस मंदिर की ओर मुड़ा, निराशा से भरा हुआ। लेकिन जब वह वापस आया तो अन्नू ने उसे एक और चीज दिखाई। फूलों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। यह एक संदेश है पापा, अन्नू ने कहा उसे देते हुए। अभिषेक ने उसे खोला और पढ़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह सिया की लिखावट थी। अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद अब तुम सच्चाई के लिए तैयार हो। वह पत्र आगे कहता था कि सिया अभी भी उन्हें दूर से देखती है, लेकिन वह पहले की तरह नहीं है। मैं अदृश्य हो गई हूं क्योंकि दृश्य होना दर्दनाक था। और उसने कहा कि उसके गायब होने का असली कारण उस हवेली में छिपा है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उस कमरे में जिसे अभिषेक ने सिया के भर्ती होने के बाद से कभी नहीं खोला था। उस रात वे एक छोटे से होटल में रुके। अन्नू जल्दी सो गई, दिन की थकान से चूर। सरला अपने कमरे में आराम कर रही थी। अभिषेक बाहर बालकनी में खड़ा था। शहर की रोशनियों को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या सिया अभी भी उसे देख रही है। मैं वापस जाऊंगा, उसने खुद से वादा किया। मैं उस कमरे को खोलूंगा और जो भी सच्चाई है उसका सामना करूंगा। हवेली में वापस लौटकर अभिषेक एक गहरी सांस लेकर उस कमरे के सामने खड़ा हो गया जिसे उसने पिछले 5 वर्षों में कभी नहीं खोला था। यह सिया का अध्ययन कक्ष था, जहां वह पढ़ती थी, लिखती थी और अपने विचारों को संजोती थी। जब सिया को इलाज के लिए ले जाया गया था, तब अभिषेक ने इस कमरे को ताला लगा दिया था क्योंकि उसके भीतर जाना उसके लिए बहुत दर्दनाक था। लेकिन अब सिया के संदेश के बाद वह जानता था कि इस कमरे में कुछ ऐसा था जो उसे देखना ही होगा। उसने चाबी निकाली और धीरे से ताला खोला। दरवाजे के खुलते ही धूल का एक बादल उड़ा और उसे खांसी आ गई। कमरे में अंधेरा था, खिड़कियां चादरों से ढकी हुई थीं। अभिषेक ने लाइट स्विच दबाया, लेकिन बिजली नहीं आई। इतने वर्षों से कोई इस्तेमाल न होने के कारण बल्ब फ्यूज हो गया होगा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट चलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आया, अतीत की यादें उसे घेरने लगीं। कमरे में अभी भी सिया की मोगरे की खुशबू महसूस की जा सकती थी, हालांकि अब वह धूल की गंध से दब गई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उस दिन छोड़ा गया था। सिया की किताबें,
उसका लैपटॉप, उसकी सारी चीजें जो बिना छुए पड़ी थीं, मानो वे उसकी वापसी का इंतजार कर रही हों। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी जिस पर फाइलें और कागज बिखरे पड़े थे। अभिषेक ने पास जाकर देखा कि यह क्या थे। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं जब उसने फाइलों को खोला। ये डॉक्यूमेंट्स थे, बैंक स्टेटमेंट्स, ईमेल प्रिंट आउट्स और फोटोकॉपी किए गए मेडिकल रिपोर्ट्स। सभी उसके पिता राज खन्ना और उनके अस्पताल से जुड़े थे। अभिषेक ने तेजी से फाइलों को पढ़ना शुरू किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जैसे जैसे उसने सच्चाई का सामना किया। यहां जो कुछ था वह उसके पिता के अस्पताल के अवैध कामों का सबूत था। नकली दवाएं, गलत निदान और धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। सिया ने सब कुछ इकट्ठा किया था। एक फाइल में डॉक्टर अरोरा के साथ उसके पिता की ईमेल थी, वही डॉक्टर जिन्होंने सिया के इलाज की देखरेख की थी। वे ईमेल सिया के उपचार के बारे में थी, जिसमें साफ तौर पर उल्लेख था कि कैसे उसे चुप कराना था। एक अन्य फाइल में अभिषेक ने एक मेडिकल रिपोर्ट देखी, सिया की मानसिक स्थिति की रिपोर्ट, जिस पर उसके पिता के करीबी दोस्त डॉक्टर अरोरा के हस्ताक्षर थे। रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी थी, जिसमें ऐसे लक्षणों का वर्णन था जो सिया में कभी नहीं थे। रोगी को भ्रम हो रहा है, अपने ससुर के खिलाफ षड्यंत्र के विचार, मानसिक अस्थिरता। अभिषेक ने रिपोर्ट को क्रोध से मुट्ठी में भींच लिया। उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। मेज के नीचे एक छोटा सा पेन ड्राइव था। उसने उसे उठाया और अपने फोन से कनेक्ट किया। पेन ड्राइव में सिर्फ एक वीडियो फाइल थी जिसका नाम था अगर मैं वापस ना आई। अभिषेक ने वीडियो चलाया और उसका दिल धड़क उठा। स्क्रीन पर सिया थी, उसी कमरे में बैठी जहां वह अब खड़ा था। वीडियो 5 साल पुराना था, उस दिन का जब उसे क्लिनिक ले जाया गया था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। अभिषेक, अगर तुम यह देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ पाए, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं पागल नहीं हूं। मुझे चुप कराया जा रहा है। मैंने तुम्हारे पिता के बारे में सच जान लिया है। उनका ड्रग रैकेट, अस्पताल में मरीजों के साथ हो रहा धोखा और पैसों की हेराफेरी। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और इस कमरे में छिपा दिए हैं। सिया ने एक गहरी सांस ली और जारी रखा। मुझे डर है कि वे मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन मुझे हमारी बेटी के लिए और भी ज्यादा डर है। अभिषेक, अगर मैं वापस नहीं आती तो कृपया अन्नू की रक्षा करना, उसे मुझे याद दिलाना, और एक दिन जब तुम सच के लिए तैयार होगे तो इन सबूतों को सामने लाना। वीडियो में सिया की आंखें भर आईं। और यदि मैं कभी अपनी बेटी को फिर नहीं देख पाई तो उसे बताना कि मैंने हर दिन उससे प्यार किया। स्क्रीन काली हो गई। अभिषेक का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। सिया सच कह रही थी और उसने अपने पिता के शब्दों पर विश्वास करके अपनी पत्नी को पागल करार दे दिया था। उसने उसे उस क्लिनिक में भेज दिया था जहां उसे चुप कराने की कोशिश की गई। यह सब उसकी गलती थी। जैसे जैसे अभिषेक ने और फाइलें खंगाली, उसे एक और सबूत मिला कि कोई सिया की मदद कर रहा था। एक फाइल में माली का नाम था, वही माली जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। क्या वह सिया की मदद कर रहा था? क्या उसने सिया को भागने में मदद की थी? अभिषेक अब समझ चुका था कि सिया क्यों भागी थी और क्यों छिपी रही थी। उसके ससुर इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी को भी खरीद सकते थे, किसी को भी चुप करा सकते थे। सिया के पास कोई विकल्प नहीं था। और अब 5 साल बाद जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसके भीतर फिर से लड़ने की हिम्मत आ गई थी। अभिषेक ने सारे सबूत इकट्ठे किए, फाइलें, पेन ड्राइव और रिपोर्ट्स। वह अपने पिता के अपराधों को बेनकाब करेगा। वह सिया के लिए खड़ा होगा। वह सब कुछ ठीक करेगा। जैसे ही वह कमरे से निकलने वाला था, उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी, दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर। यह सिया और अभिषेक की शादी की तस्वीर थी, जब वे खुश थे, जब सब कुछ संभव लगता था। उसने तस्वीर उतारी और देखा कि उसके पीछे कुछ लिखा है, मैं वापस आऊंगी अभिषेक, क्योंकि मैं तुमसे और अन्नू से बहुत प्यार करती हूं।
भले ही तुम मुझे भूल जाओ। अभिषेक ने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। अपने दिल में एक नई प्रतिज्ञा के साथ वह अपनी पत्नी को वापस लाएगा। वह अपने पिता के अपराधों का पर्दाफाश करेगा। वह सच्चाई के लिए खड़ा होगा। उसी समय उसका फोन बज उठा। यह गोपाल था, जो अभी भी वाराणसी में था, अन्नू और सरला के साथ। साहब, गोपाल की आवाज घबराई हुई थी। वह औरत वापस आ गई है। वह चौक पर है और आपसे मिलना चाहती है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर सुबह की पहली किरणें गंगा के पानी पर नाचने लगी थीं। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। पूजा की घंटियों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण हवा में गूंज रहा था। अभिषेक खन्ना अपनी कार से उतरा। उसके हाथों में वे सभी दस्तावेज थे जो उसने सिया के अध्ययन कक्ष से इकट्ठे किए थे। रात भर की यात्रा से थका हुआ, फिर भी उसके चेहरे पर एक नया संकल्प था। गोपाल ने फोन पर बताया था कि सिया घाट के पास एक छोटे से चाय के स्टॉल पर उनका इंतजार कर रही थी। अभिषेक का दिल धड़कने लगा। जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ा, 5 लंबे साल उसने अपनी पत्नी के बिना बिताए थे, यह मानकर कि वह मर चुकी है और अब वह उससे मिलने जा रहा था। सच्चाई जानने के बाद, अपने पिता के धोखे को समझने के बाद, अभिषेक ने अपने आसपास देखा, एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? क्या उसके पिता के लोग यहां भी थे? क्या वे अभी भी सिया को चुप कराना चाहते थे? अभिषेक ने अपने कदम तेज किए, अपने साथ लाए हुए दस्तावेजों को और करीब से पकड़ते हुए। जब वह चाय के स्टॉल के पास पहुंचा तो वहां अन्नू और सरला पहले से ही मौजूद थीं। अन्नू एक बेंच पर बैठी थी, बड़ी बड़ी आंखों से घाट की ओर देख रही थी। सरला उसके पास खड़ी थी, हाथ में एक चाय का कप पकड़े हुए। उनका चेहरा चिंतित था। वह कहां है? अभिषेक ने पूछा, आसपास देखते हुए। सरला ने गंगा के किनारे की ओर इशारा किया। वहां, उन्होंने कहा, और फिर अभिषेक ने उसे देखा। सिया, उसकी पत्नी, जिसे उसने खो दिया था और फिर पा लिया था। वह घाट की सीढ़ियों पर खड़ी थी, नदी की ओर मुंह किए हुए, सूरज की पहली किरणों में नहाई हुई। उसने एक साधारण सफेद साड़ी पहनी थी। उसके लंबे काले बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। 5 साल से अभिषेक उसका केवल एक धुंधला चेहरा याद कर पाता था, लेकिन अब उसे देखकर हर याद वापस आ गई। उसका मुस्कुराना, उसकी आंखों का चमकना, उसकी हंसी की आवाज। मम्मी! अन्नू चिल्लाई और दौड़कर अपनी मां की ओर भागी। सिया मुड़ी और उसकी आंखें अपनी बेटी को देखकर चमक उठी। वह झुकी और अन्नू को अपनी बाहों में भर लिया, उसे ऊपर उठाकर अपने करीब लाई। वह रो रही थी, अन्नू के बालों को चूमते हुए, उसके छोटे चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए। मेरी बेटी, वह फुसफुसाई, मेरी प्यारी बेटी। अभिषेक वहीं खड़ा रहा, अपनी पत्नी और बेटी के मिलन को देखते हुए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर धीरे धीरे वह उनकी ओर बढ़ा। सिया ने उसे देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह अन्नू को धरती पर उतार कर सीधी खड़ी हो गई। वह अब युवा, निश्चल लड़की नहीं थी जिससे अभिषेक ने शादी की थी। उसकी आंखों में अब एक गहराई थी, एक दर्द था और एक ताकत भी जो पहले नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, अभिषेक। अभिषेक ने अपने घुटनों पर गिरकर उसके सामने प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अभिषेक ने देखा कि उसके हाथ पर वही निशान था जिसे अन्नू ने पहचाना था, एक छोटा सा चंद्रमा के आकार का जन्म चिन्ह। मैं चाहती थी कि तुम सुनो, सिया ने कहा। अब तुमने सुन लिया है। अभिषेक ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया। मैंने सारे सबूत पा लिए हैं सिया। मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने क्या किया। मैं जानता हूं कि तुम सच कह रही थी और मैं वादा करता हूं, इस बार मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी।
मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी, उसने कहा, इसीलिए मैं इंतजार करती रही थी। तुम कहां थी? अभिषेक ने पूछा, उसके हाथ को अभी भी पकड़े हुए, जैसे डर रहा हो कि वह फिर से गायब हो जाएगी। सिया ने अपनी मां की ओर देखा, जो अब उनके पास आ गई थी। शुरू में मैं अपनी मां के पास थी, उसने बताया। फिर जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया है, तो हम भाग गए। हम शहर दर शहर घूमते रहे, कभी एक जगह नहीं रुकते। मैंने अपनी पहचान बदल ली, अपना नाम बदल लिया, मैं गायब हो गई। लेकिन फिर तुम वाराणसी क्यों आए? अभिषेक ने पूछा। सिया ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो अब उसकी साड़ी के पल्लू से खेल रही थी। क्योंकि मैं अपनी बेटी के करीब होना चाहती थी, उसने कहा। मैंने सुना था कि तुम हर साल वाराणसी आते हो अपने चैरिटी इवेंट के लिए। मैं बस दूर से देखना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि अन्नू मुझे पहचान लेगी। अभिषेक ने अपनी बेटी की ओर देखा, आश्चर्य से भरा हुआ। वह कैसे जानती थी? उसने तो तुम्हें कभी नहीं देखा था। सिया ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा, हां, उसने देखा था। जब वह 2 साल की थी, मैं तुम्हारे घर आई थी, गोपाल की मदद से। जब तुम और तुम्हारे पिता बाहर थे, मैं अपनी बेटी को देखने आई थी, उसे अपनी तस्वीर दिखाने, उसे बताने कि उसकी मां जिंदा है और उससे बहुत प्यार करती है। अभिषेक चौंक गया और गोपाल की ओर देखा, जो दूर खड़ा था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल था। गोपाल, तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया? गोपाल ने अपना सिर झुका लिया। मैडम ने मुझसे वादा करवाया था साहब। वह आपके पिता से डरती थी। वह नहीं चाहती थी कि आप उनके बारे में जानें, क्योंकि तब आप भी खतरे में होते। अभिषेक सिया की ओर मुड़ा। मैं वादा करता हूं सिया, अब कोई खतरा नहीं है। मैंने सारे सबूत पा लिए हैं। मैं मीडिया को सब कुछ दे दूंगा। मेरे पिता को उनके अपराधों के लिए सजा मिलेगी। और तुम्हारा क्या होगा? सिया ने पूछा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। वह तुम्हारे पिता हैं, अभिषेक। अभिषेक ने दृढ़ता से कहा, वे मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और अन्नू मेरी बेटी है। तुम दोनों मेरा परिवार हो और मैं किसी को भी तुम दोनों को दोबारा नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। अगले दिन अभिषेक ने मीडिया को सारे सबूत सौंप दी। चारों ओर हंगामा मच गया। राज खन्ना और डॉक्टर अरोरा गिरफ्तार कर लिए गए। अभिषेक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक नई शुरुआत की। 1 महीने बाद सिया खन्ना हवेली में वापस आई, अब ना एक कैदी के रूप में, बल्कि उसकी मालकिन के रूप में। अभिषेक ने अपने पिता के सारे अवैध धन को दान कर दिया और एक नई कंपनी शुरू की, जो सस्ती और असली दवाएं बनाती थी। आज वे तीनों हवेली की बालकनी पर बैठे थे, शाम के धुंधल में शहर को देख रहे थे। सिया ने एक छोटा सा बगीचा बनाया था, वही बगीचा जहां वह वर्षों पहले ख्वाब बुनती थी, जब उसे पागल कहा जाता था। अब वह आजादी बो रही थी। अन्नू उनके बीच बैठी थी, अपने हाथों में एक ड्राइंग पकड़े हुए, जो उसने स्कूल में बनाई थी। यह एक महिला का चित्र था, जिसके बालों में फूल थे और नीचे एक वाक्य लिखा था, मेरी मां कभी पागल नहीं थी, वह बस गलत दुनिया के लिए बहुत मजबूत थी। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।